नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ईपीएस पेंशन के बारे में डिटेल से कि ये क्या है, क्या इसकी शर्तें हैं, क्या इसके नियम हैं और कितने इसके प्रकार है, किस तरह से ये काम करता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कर्मचारी पेंशन योजना एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसे ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है। ये योजना संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है जो 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं। हालांकि इस योजना का लाभ तभी लिया जा सकता है जब आपने कम से कम 10 साल की नौकरी की हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने नौकरी 10 साल की लगातार की हो। अगर आपके साल बीच में नौकरी में 2-3 साल का गैप आता है तो भी वो काउंट होंगे। और इस व्यवस्था को 1995 में लॉन्च किया गया था और इस योजना में मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य शामिल हो सकते हैं, यानी कि नए सदस्य बनते जाते हैं। और नियोक्ता, कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। हालांकि कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में और नियोक्ता कंपनी के शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम में और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है। अब हम बात करें कि इसकी योग्यता क्या है या इसकी शर्तें क्या है। तो इसकी शर्तें हैं कि आपको ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए, आपने कम से कम 10 वर्ष की नौकरी की हो, आप 58 वर्ष के हो चुके हो और 60 साल और 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर आपने ईपीएस से पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 60 साल से पहले रिटायर्ड हो चुके हैं तो आप 50 साल के होने के बाद अपना पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं। आप 2 साल यानी कि 60 साल की उम्र तक के लिए अपनी पेंशन को रोक के रख सकते हैं। तो इसके बाद आपको हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी। यानी कि अगर आपने 50 साल के होते ही पेंशन निकालना शुरू कर दिया तो आपको कम लाभ मिलेगा। यदि आपने थोड़ा वेट करके 60 साल के बाद में आपने इसको उठाना शुरू किया है तो आपको 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इस पेंशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है कि कर्मचारियों का मासिक वेतन बराबर पेंशन योग्य वेतन गुणा पेंशन योग्य सेवा बटा 70। तो ये देखिए एक फॉर्मूला है जिससे आप अपनी पेंशन के अकॉर्डिंग अपना निकाल सकते हैं। अब पेंशन योग्य वेतन क्या होता है, जैसे कि किसी भी कर्मचारी का ईपीएफ निकालने से पहले 60 महीनों का पेंशन योग्य वेतन उसका मासिक वेतन होता है। यानी कि आपका 60 महीनों का जो वेतन होता है उसका मासिक योग्य वेतन होता है। यदि रोजगार के अंतिम 60 महीनों में से कुछ दिनों तक आपने ईपीएस अकाउंट में योगदान नहीं किया तो भी उन दिनों का लाभ कर्मचारियों को दिया जाएगा। मान लीजिए कि व्यक्ति के महीने की 3 तारीख से नौकरी करना शुरू करता है तो उसे महीने के अंत में 28 दिनों का ही वेतन मिलेगा, लेकिन ईपीएस में इसका योगदान 30 दिनों के हिसाब से ही किया जाएगा। यानी कि कई प्राइवेट सेक्टर में डे के हिसाब से पेमेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मंथली ही किया जाता है, उसको पूरा गिना जाता है, काउंट किया जाता है। अगर व्यक्ति का मासिक वेतन 15,000 रुपये है तो 28 दिनों के लिए उस व्यक्ति का वेतन 14,000 रुपये होगा। 2 दिनों के लिए प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये कम। हालांकि ईपीएस के लिए माना जाने वाला मासिक वेतन 30 दिनों के लिए ही है, यानी कि आपको पूरे 15,000 रुपये मिलेंगे। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन हर महीने 15,000 रुपये तक सीमित है। हर महीने नियोक्ता कंपनी कर्मचारी के ईपीएस अकाउंट में उसके वेतन का 8.33% का योगदान करता है। तो हर महीने कर्मचारी ईपीएस अकाउंट में जमा राशि होती है। अब देखिए ये 15,000 रुपये हैं आपके हर महीने का पेमेंट, और ये उसके फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे लिखा है। तो आपको हर महीने ईपीएफ खाते से 1,250 रुपये मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि पेंशन योग्य सेवा। तो आपने कितने समय तक नौकरी की है वही आपकी पेंशन योग्य सेवा मानी जाती है। जितने समय के लिए भी विभिन्न कंपनियों व संस्थानों के लिए आपने काम किया है वह आपके पेंशन योग्य सेवा अवधि को कैलकुलेट करते वक्त जोड़ा जाता है। कर्मचारी को ईपीएस स्कीम सर्टिफिकेट हासिल करना है और अब हर बार नौकरी बदलने पर उसे सर्टिफिकेट नए संस्थान वे कंपनी के पास जमा कराना आवश्यक है। यानी कि आपने एक कंपनी की नौकरी छोड़ी है तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जब आप दूसरी कंपनी में काम के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको वो सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। अब ध्यान रहने वाली बात आपको यह है कि कर्मचारियों को 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद 2 साल का बोनस मिलता है। यदि सदस्य अपने ईपीएस फंड को 10 साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले या किसी अन्य कंपनी में शामिल होने पर निकाल लेता है तो उसे ईपीएस अकाउंट में योगदान के लिए नए सिरे से शुरुआत करनी होगी और सेवा अवधि भी 0 से ही शुरू होगी। यानी कि मान लीजिए आपने ईपीएस फंड में आपका निवेश किया और आपकी 10 साल की नौकरी हो चुकी है और किसी कारणवश आपने ईपीएस फंड में से पैसा निकाल लिया है तो आपको फिर से उसमें 0 से आप शुरुआत कर सकते हैं।
अब देखते हैं कि पेंशन योग्य सेवा अवधि 6 महीनों के आधार पर गिनी जाती है। न्यूनतम पेंशन सेवा अवधि 6 महीने की होती है और यदि सेवा अवधि 8 वर्ष 2 माह है तो पेंशन योग्य सेवा अवधि 8 वर्ष मानी जाएगी। हालांकि यदि सेवा वर्ष 8 वर्ष और 10 महीने तो पेंशन योग्य सेवा अवधि 9 वर्ष मानी जाएगी। यानी कि इस प्रकार से इनकी अवधि गिनी जाती है। अब हम बात करते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं। तो 58 वर्ष की आयु में आपके रिटायर्ड होने पर पेंशन, यदि कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु में रिटायर होने के बाद पेंशन लाभ लेना शुरू कर देता है, हालांकि 58 वर्ष की उम्र होने तक सदस्य ने 10 साल की नौकरी ही की हो, तो एक ईपीएस स्कीम सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसका इस्तेमाल मासिक पेंशन निकालने के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म में 10D भरने के लिए किया जाता है। यानी कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके जरिए आप अपना पेंशन स्कीम निकाल सकते हैं। अब हम बात करें कि मासिक पेंशन के लिए योग्य होने के लिए पहले नौकरी छोड़ने पर पेंशन मिलती है। यानी कि यदि कोई सदस्य 58 वर्ष की उम्र से 10 वर्षों तक नौकरी नहीं कर पाता तो वे 58 वर्ष की आयु में फॉर्मर 10C भरकर पूरी राशि निकाल सकता है। ध्यान रहे कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आपको पूरा पेंशन उठाना है 8 वर्ष की उम्र 58 वर्ष की उम्र में, तो उसके लिए आपको फॉर्म 10C भरना होगा और फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। और यदि आपने रिटायरमेंट के बाद आपको 58 वर्ष के बाद में आपको लाभ लेना शुरू करना है तो आपको फॉर्म 10D भरना होगा। अब हम बात करें कि नौकरी करने के दौरान पूरी तरह से अगर आप विकलांग हो गए हैं तो आपको किस तरह से पेंशन मिलेगी। यदि ईपीएफओ का कोई भी सदस्य पूरी तरह विकलांग हो जाता है तो उसके लिए योग्य सेवा अवधि भी पूरी नहीं की है तब भी वह मासिक पेंशन का हकदार है। यानी कि आप विकलांग हो जाते हो तो आपने 10 वर्ष की सेवा कंप्लीट की हो या नहीं की हो, आप उस मासिक वेतन के हकदार होते हैं और वो ईपीएफ आपको पूरी मासिक पेंशन देता है। पेंशन के लिए योग्य होने के लिए नियोक्ता व कंपनी को कम से कम 1 महीने के लिए ईपीएस अकाउंट में पैसा जमा कराना होगा। अब हम बात करें कि कर्मचारी विकलांग होने की तारीख से मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है और जिंदगी भर के लिए उसे पेंशन मिलती है। हालांकि यह चेक करने के लिए कि सदस्य नौकरी कर नहीं सकता जो कि वह विकलांग होने से पहले कर रहा था, उस कर्मचारी का मेडिकल टेस्ट हो सकता है। यानी कि यहाँ कोई फ्रॉड वाला काम नहीं हो, ये भी बात सही है। अब हम बात करें कि यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन का क्या होता है। तो उसके लिए भी इन्होंने नियम बना रखे हैं कि नौकरी करते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर और नियोक्ता या कंपनी द्वारा कम से कम 1 महीने तक उस कर्मचारी के ईपीएस अकाउंट में पैसा जमा हो। तो अगर कर्मचारी ने 10 साल की नौकरी कर ली है पर 58 वर्ष की उम्र होने से पहले उसकी मौत हो जाती है तो मासिक पेंशन शुरू होने के बाद कर्मचारी के मृत्यु के मामले में उसको पेमेंट है जो उसके घर वालों को दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि पेंशन कितने प्रकार की होती है और किस में कितनी पेंशन मिलती है। तो पेंशन कई प्रकार की होती है, जैसे विधवा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अनाथ के लिए और ग्राहक के परिवार के लिए। तो अब हम बात करें कि विधवा पेंशन के बारे में कि विधवा पेंशन किस तरह से होती है। यानी कि विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन योग्य सदस्य की विधवा स्त्री के लिए प्रदान की जाती है। विधवा की मृत्यु या उसे पुनर्विवाह तक ये पेंशन की राशि उन्हें दी जाती है। एक से अधिक विधवाएं होने पर उम्र में बड़ी विधवा को पेंशन राशि मिलेगी। यानी कि एक से अधिक का मतलब कहने का है एक ही परिवार में। मासिक वृद्धा पेंशन राशि ईपीएस 1995 की टेबलेट सी पर निर्भर करती है। फिलहाल न्यूनतम राशि बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। पेंशन वाले सदस्य के लिए 6500 रुपये की पेंशन योग्य वेतन के अनुसार विधवा पेंशन राशि को नीचे दी गई टेबल के मुताबिक कैलकुलेट किया जाता है। बता दें कि मासिक पेंशन योग्य सैलरी को रुपये 15,000 तक बढ़ाया जाता है, इसीलिए अधिक पेंशन उपलब्ध हो सकती है। ये देखिए, यानी कि विधवा पेंशन के लिए मासिक योग्य वेतन इस प्रकार से होगा। ये पूरी टेबल है आपके सामने, ये देखिए। यानी कि 2051 तक उनको 6500 रुपये मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि बाल पेंशन सदस्य की मृत्यु हो जाने पर मासिक विधवा पेंशन के अलावा परिवार में जीवित बच्चों के लिए मासिक बाल पेंशन भी प्रदान की जाती है ताकि उनका पढ़ाई का खर्चा उठ सके। तो इस पेंशन का भुगतान तब तक किया जाता है जब तक कि बच्चा 25 वर्ष की उम्र का नहीं हो जाता। भुगतान की जाने वाली राशि विधवा पेंशन की 25% तक होती है। यानी कि इसका भुगतान अधिकतम 2 बच्चों में किया जा सकता है। अब हम बात करें अनाथ पेंशन, तो यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उसके कोई औरत भी नहीं होती है तो उसके बच्चे मासिक विधवा पेंशन के मूल्य की 75% राशि अनाथ पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। और यह बड़े लाभ बड़े से छोटे क्रम में 2 बच्चों में लागू किया जाएगा। इससे भी बच्चों को अपनी पढ़ाई पूरी करने में, अपना खर्चा निकालने में लाभ मिलेगा।
अब हम बात करें कि घटी हुई पेंशन, यानी कि अगर ईपीएफओ के सदस्य ने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है और वह 50 साल की उम्र का हो गया है लेकिन उम्र 58 वर्ष से है कम है, तो वह जल्द ही पेंशन राशि निकलवा सकता है। इस मामले में 58 वर्ष साल की उम्र का होने के लिए जितना साल बाकी है उसे हर साल 4% की दर से पेंशन राशि कम दी जाएगी। यानी कि 60 साल का होने पर जो 4% राशि बढ़ाकर दी जाती है, तब तक वो 4% की राशि कम दी जाएगी। यदि सदस्य 56 वर्ष की आयु में घटी हुई मासिक पेंशन को निकालने का फैसला लेता है तो उसे मूल पेंशन का 92% मिलेगा। अब हम बात करें कि पेंशन फॉर्म किस तरह से भरने होंगे आपको। ये देखिए, फॉर्म सी किसके लिए लागू होता है, यानी कि फॉर्म सी कौन सा सदस्य आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 10 साल की नौकरी करने से पहले पैसा निकालना हो। और फॉर्म डी कौन भर सकता है, जिसने 50 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन निकासी के लिए या फिर मासिक विधवा पेंशन या बाल पेंशन वाले फॉर्म डी भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट, यानी कि पेंशन पाने वाला अभिभावक कौन कर सकता है। तो पेंशनर एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करता है जिससे वह प्रमाणित करता है कि वह जीवित है, और हर साल नवंबर में उसे बैंक के मैनेजर के पास इसे सबमिट कराना होता है जहां आप पेंशन अकाउंट पाते हैं। यानी कि जहां आपका पेंशन अकाउंट है वहां हर साल आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। अब हम बात करें कि नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट, यानी कि जिससे वह प्रमाणित हो कि वह विधवा है या विधुर है, ने पुनर्विवाह नहीं किया है, इसे भी हर साल नवंबर में जमा करवाना पड़ता है। अब हम बात करें कि कर्मचारी पेंशन स्कीम अकाउंट का बैलेंस कैसे चेक कर सकता है। तो सदस्य अपनी कर्मचारी पेंशन योजना अकाउंट में जमा राशि को ईपीएफ पासबुक के जरिए जान सकते हैं। पासबुक का अंतिम कॉलम हर महीने नियोक्ता या कंपनी द्वारा जमा किए गए ईपीएफ योगदान को दर्शाता है। ईपीएफ पासबुक पोर्टल पर यूएनए तथा पासवर्ड का उपयोग करके अकाउंट में लॉगिन करके पासबुक डाउनलोड की जाती है, जिससे आप अपना ईपीएफ अकाउंट चेक कर सकते हैं। और इसके बाद में आपका ईपीएफ अकाउंट इस तरह से कुछ खुलकर सामने आएगा, जिससे आपके पास सामने आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि आपको कितना पैसा मिलता है। अब हम बात करते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें कि कर्मचारी पेंशन योजना अकाउंट में दिए गए सभी योगदान नियोक्ता व कंपनी द्वारा किए जाते हैं। कंपनी ईपीएस में कर्मचारी की सैलरी का 8.33% का योगदान करती है। कर्मचारी की सैलरी में महंगाई भत्ते, रिटेनिंग अलाउंस और खाना संबंधी रियासतों की कैश वैल्यू के साथ बेसिक सैलरी भी शामिल होती है। नियोक्ता और कंपनी को हर महीने के आखिरी 15 दिनों के भीतर अपना योगदान देना होता है। कंपनी और नियोक्ता के द्वारा सभी योगदान की लागत दी जाती है। प्रमुख नियोक्ता कंपनी को उसके लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सीधे या एक ठेकेदार के माध्यम से योगदान करना पड़ता है। पेंशन के फायदे प्राप्त करने के लिए योग्य न्यूनतम सेवाअवधि 10 साल होती है। यदि आपने 10 वर्ष से कम और 6 महीने से अधिक समय तक नौकरी की है तो आप 2 महीनों से अधिक समय तक बेरोजगार रहने पर ईपीएस राशि निकाल सकते हैं। योजना के अनुसार कर्मचारी की रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष तय की जाती है। कर्मचारी 58 वर्ष का होने के बाद या घटी हुई पेंशन प्राप्त करना शुरू करने के बाद पेंशन फंड का सदस्य नहीं रहता है। अब देखिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेरी कर सकते हैं, इसके संबंधित पूछ सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ईपीएस किस तरह से काम करता है। तो इसी तरीके की वीडियो और जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।